डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में जानें। इसके अलावा उनके मैकेनिज्म के बारे में जानें, उनकी क्रियाविधि कैसे होती है। अगली जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रकाश संश्लेषण का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण का महत्व बहुत से हैं, जिनमें से प्रमुख महत्व के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है अक्सर। इनके महत्व से संबंधित एक नंबर में ऑप्शनल आ जाए या एक नंबर में लिखने के लिए आ जाए या कहीं कंपटीशन में बैठे तो अक्सर मिल ही जाता है। इसलिए इनके महत्व के बारे में जरूर बढ़िया से पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अन्य भाग को भी बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, पहला जो महत्व है भोजन एवं अन्य पदार्थ है। भोजन एवं अन्य पदार्थ देखेंगे, इस पृथ्वी पर भोजन का जो स्रोत है वास्तव में पौधे ही हैं। क्या है? पौधे हैं। भोजन का मुख्य स्रोत देखा जाए तो पौधे हैं। पौधे क्या करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सोलर एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी में यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसे संचित करते हैं, वो भी स्टार्च के रूप में। उसी पौधों को शाकाहारी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वह भोजन के रूप में ग्रहण किए तो शाकाहारियों के बॉडी में आ गया, फिर शाकाहारियों को मांसाहारी ग्रहण करता है। इस प्रकार यह भोजन जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होते रहता है ऊर्जा के माध्यम से या विभिन्न रूपों में बदलते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही भोजन का निर्माण इस पृथ्वी पर होता है। इसीलिए पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, ऑटोट्रोफ कहते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थों के रूप में देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के कारण ही पौधों में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण होता है जो जिसका औद्योगिक महत्व होता है, जैसे बिरोजा है, सेलुलोज है। इसके अतिरिक्त सेलुलोज के अतिरिक्त क्या होता है? तो सेलुलोज के अतिरिक्त जो होता है रबड़ है। रबड़ प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, ये पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो ये भोजन एवं अन्य पदार्थ। दूसरा महत्व देखेंगे ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में जब होता है तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और अपनी कोशिकाओं में अनुबंधित करके इन्हें रख देते हैं। ठीक, फिर देखेंगे इसको शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी भोजन के रूप में जब ग्रहण करेंगे तो वो उनके बॉडी में ऊर्जा मिलेगा। इस प्रकार ऊर्जा का स्रोत देखा जाए तो यही पौधे ही होते हैं और यह ऊर्जा किसके द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और वो ऊर्जा कहाँ से मिला? तो सूर्य के प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ही जो है, देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश ही जो है जिसमें सोलर एनर्जी पाई जाती है, वही एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, जो कि पौधे अपनी कोशिकाओं में रूपांतरित किए स्टार्च के रूप में। और वही जब शाकाहारी खाए भोजन के रूप में तो वह ऊर्जा उनके बॉडी में चला गया। ठीक है, इस प्रकार एक ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो होता है वह होता है, अगर देखा जाए तो सूर्य होता है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत इस पृथ्वी का सूर्य है, जो कि उसी एनर्जी का उपयोग पौधे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं और रासायनिक ऊर्जा के रूप में अनुबंधित कर लेते हैं ऊर्जा को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का सूर्य का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। ठीक है, और किसके माध्यम से हम लोग ग्रहण करते हैं? तो पौधों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे कि ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पर देखा जाए तो बहुत से हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। ये कहाँ से बने? तो पेट्रोलियम जो कोयला है ये भी देखा जाए तो पौधों से ही बने हैं, जो कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर अचानक
भूचाल आ जाने के कारण, ठीक है, जो भी उस समय के पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए और दबने के कारण उनके डेड बॉडी जो है अपघटित पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जो कि कुछ अन्य पदार्थों में क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। वही रूपांतरित पदार्थ जो है पेट्रोलियम अथवा कोयला के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और कोयला पेट्रोलियम को जलाने पर उसमें से ऊर्जा निकलता ही है, उसमें ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा निकलता है। तो इस प्रकार देखा जाए जो पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थों में ऊर्जा है या कोयला में ऊर्जा है वो सूर्य का ही ऊर्जा है, यानी सोलर एनर्जी ही है, बस अपना रूप बदलते गई है, ठीक है। और लकड़ियाँ भी हम लोग जो जलाते हैं उनमें से प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलता है, वो भी सूर्य का ही ऊर्जा है, जो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके केमिकल एनर्जी में चेंज करके संचित कर दिए और उसी को जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो वही जलता है, तो उसमें से प्रकाश निकलता है, ऊष्मा, तो फिर से वही रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सोलर एनर्जी का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा का स्रोत याद रखेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही संभव है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे तभी जाकर ऊर्जा का निर्माण, भोजन का निर्माण करेंगे और उसी भोजन में भाई ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखें। अगला है वायुमंडल का शुद्धिकरण। वायुमंडल का वायुमंडल का शुद्धिकरण है, देखेंगे इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हम लोग दहन करते हैं, जलाते हैं, उन सभी वस्तुओं को जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही इस पृथ्वी पर जितने वस्तुएं हैं वो जलती है। ऑक्सीजन जलता नहीं है लेकिन किसी वस्तु को जलाने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो इस प्रकार वस्तुओं का जब दहन हम करते हैं तो उनमें से ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह बनता रहे, हम लोग भी श्वसन क्रिया कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, ईंधनों को भी, वस्तुओं को जलाने में भी ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है। अगर इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बार बार बनता रहा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो सोचने वाली बात है, जब मात्रा बढ़ेगी तो आखिर कैसे इसकी मात्रा नियंत्रित है वायुमंडल में। हम लोग कहते हैं कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% होता है। CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, लगभग 0.03% होता है। तो उसकी मात्रा क्यों नियंत्रित है, इसका मतलब एक ओर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो दूसरे ओर उपयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो यही हरे भरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कल बताए थे आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस भी बनता है। तो ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण में छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार जंतुओं और पौधों में, ठीक है, इस तरह एक दूसरे से एसोसिएट हैं। पौधों के बिना जंतु नहीं रह पाएगा और जंतु के बिना पौधे नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखें। इस प्रकार देखा जाए तो जब ऑक्सीजन का ये निर्माण करते हैं पौधे तो वायुमंडल के क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे तो वायुमंडल का शुद्धिकरण होगा। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते तो उसकी मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही घातक गैस है, ठीक है, बहुत ही घातक गैसों में इसको गिना जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, अनेक प्रकार की समस्याएं आज के समय में उत्पन्न कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक।
तो ये रहा 3 महत्व हम यहाँ पे बताए हैं प्रकाश संश्लेषण का, ये याद रखना। अगली जो टॉपिक होगी वो होगी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से 2 कारक हैं, एक जो होता है बाह्य कारक और एक जो होता है आंतरिक कारक। ठीक है, तो बाह्य कारक हो जाएगा, बाह्य कारक। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक जो होता है आंतरिक कारक। फैक्टर इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, 2 कारक होते हैं, एक जो होता है बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर और एक जो होता है इंटरनल फैक्टर। ठीक है, बाह्य कारक में देखेंगे, बाह्य कारक के अंतर्गत जो है, जो भी वातावरण की भौतिक दशाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी, वातावरण से संबंधित है, कहने का मतलब है। जैसे ताप, ऊष्मा, प्रकाश, ये सब आएगा, क्योंकि ये भौतिक कारक होते हैं, वातावरण के भौतिक कारक, तो ये आएगा। तो देखिए बाह्य कारक के अंतर्गत भी बहुत से आते हैं। जैसे पहला बाह्य कारक के अंतर्गत है प्रकाश। लाइट, प्रकाश तो सबसे बड़ा कारक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सबसे बड़ा अगर बाह्य कारक या सभी ओवल आर में देखा जाए तो ओवल आल में सबसे बड़ा कारक जो है फैक्टर है, प्रकाश है। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश के अंदर सोलर एनर्जी पाई जाती है, इसी सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं पौधे, और इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो उस प्रकाश में विभिन्न प्रकार की किरणें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की किरणें होती है सूर्य के प्रकाश में। जैसे पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, और रक्त किरणें होती हैं, इसके अलावा दृश्य प्रकाश किरणें होती हैं, ये सब होती हैं। लेकिन इन सभी किरणों में सूर्य का प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है दृश्य प्रकाश किरण में ही होता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया, दृश्य प्रकाश जिसे हम लोग देख सकते हैं। वैसे प्रकाश को तो देखा नहीं जाता है, वास्तव में प्रकाश को कोई नहीं देख सकता। प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर महसूस होता है कि हाँ यहाँ पे लाइट है, प्रकाश दिख रहा है, ठीक है, अनुभूति होती है। तो जो दृश्य प्रकाश है उसी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। दृश्य प्रकाश भी होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे, इससे पहले क्लास 8 में पढ़े होंगे। दृश्य प्रकाश में 7 किरणें होती हैं, 7 रंग की होती हैं। ठीक है, इनमें से नीला और लाल, नीला और लाल जो होता है, नीला और लाल, ठीक है, ब्लू एंड रेड, ठीक है, नीला और लाल दृश्य प्रकाश में
सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें भी सबसे ज़्यादा लाल में होती है। लाल में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कंपटीशन में, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछ देता है। ठीक है, तो बोर्ड के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो नीले और लाल में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है और सबसे कम बैंगनी में होता है। सबसे कम किसमें होता है? बैंगनी में होता है। बैंगनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम होता है, ये याद रखेंगे। ठीक, तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है और कम तीव्रता वाले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण थोड़ा धीमे गति से होती है, लेकिन तीव्रता भी एक निश्चित होती है। ऐसी नहीं कि खूब अधिक तीव्रता हो प्रकाश, तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना रुक जाएगा। ठीक है, उसकी भी एक औसत होती है, इतना तक हो। और अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग तीव्रता के प्रकाश चाहिए, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग तीव्रता का प्रकाश चाहिए। जैसे जो भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, सदाबहार पौधे, उनके लिए तीव्र प्रकाश की किरणें चाहिए। लेकिन वही पतझड़ ऋतु में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं, उनमें कम तीव्रता के चाहिए। इसके अलावा ऐसे भी जगह पर पौधे पाए जाते हैं जहाँ पर शीत ऋतु हमेशा बना रहता है, तो वहाँ पे कम तीव्रता का प्रकाश चाहिए। तो अलग अलग पौधे की अलग अलग तीव्रता पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो जो हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्रता अधिक कर दिया जाए, इतने कि इतने सहन न कर पाए पौधे के अंदर पाए जाने वाले जो भी एंजाइम है वो धीरे धीरे निष्क्रिय कर जाए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के दर कम होते जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया अंत में रुक जाती है। तो ये रहा प्रकाश। दूसरा क्या होगा, बी देखेंगे। दूसरा जो है वो है तापमान, टेम्परेचर है। टेम्परेचर है दूसरा कारक, टेम्परेचर है। तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, सामान्य पौधे, वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के मध्य प्रकाश संश्लेषण पौधे आसानी से कर लेते हैं। 10 से कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इतना ताप अगर पौधे को मिले तो इतना पर सरलता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण के दर जो होता है दुगना हो जाता है। अगर मान लिया जाए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, अब 20 कर दें तो दुगना प्रकाश संश्लेषण के दर जो है दुगना हो जाएगा। अब 20 से फिर 10 और बढ़ा दें, 30 हो जाए तो फिर उसके 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 40 कर दे तो उसके 2 गुना हो जाएगा। लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर अधिक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है धीरे धीरे उसकी दर घटती जाएगी और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना रुक जाएगा। ठीक है, इसके लिए भाई अब क्यों रुक जाती है, सोचने वाली बात है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसलिए रुक जाती है, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो उस टेम्परेचर पर पौधे की कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, जो इस प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अधिक टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते हैं। वो नष्ट हो जाएंगे तो फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर घट जाएगी। तो ये तापमान है। अगला देखेंगे, अगला है जल। जल देखिए, सी होगा ना, जल, वाटर। देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया में जल तो आवश्यक ही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल
के अणु दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तभी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अगर जल न रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना संभव नहीं है। जल होना परम आवश्यक है। ठीक, अगर जल भी मिले, कम मात्रा में मिले, तब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। यानी जितनी आवश्यकता है उससे कम मात्रा में मिले तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अगर जितनी आवश्यकता है, अगर पर्याप्त मात्रा में मिले तो प्रकाश संश्लेषण होगी। ठीक है, और आवश्यकता से अधिक जल दे दिया जाए तो जल उतना ही लेगा पौधा जितनी उसको आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक नहीं लेगा, क्योंकि बॉडी से उसे फिर निकाल भी देता है। आवश्यकता से अधिक अगर गया भी ट्रांसपीरेशन क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। तो जल आवश्यक है। चौथा कारक देखेंगे खनिज लवण। ठीक है, मिनरल साल्ट कहेंगे। खनिज लवण है। खनिज लवण में देखेंगे, वैसे तो पौधे के लिए सभी खनिज लवणों की या खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। अभी तक देखा गया है प्रयोग के द्वारा 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, उनके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनमें से 2 खनिज तत्व प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? एक जो होता है मैग्नीशियम Mg और एक जो होता है आयरन। मैग्नीशियम और आयरन ये खनिज तत्व होना आवश्यक है। मैग्नीशियम तो परम आवश्यक है। मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल के केंद्रीय परमाणु की तरह कार्य करता है। केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल एटम के रूप में होता है। ठीक, और यही क्लोरोफिल में पाया जाता है। जब ये रहेगा नहीं तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं होगी। इसलिए खनिज तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, आयरन भी आवश्यक है प्रकाश, क्योंकि आयरन यहाँ पे देखेंगे यह कई जगह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कई जगह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ये खनिज तत्व खनिज लवण हो गया। अब अगला देखेंगे आंतरिक कारक। ये तो बाह्य कारक हम बता देंगे। आंतरिक कारक देखेंगे। आंतरिक कारक क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से स्टोमेटा की संरचना, स्टोमेटा की संख्या, पत्ती की आकार और आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, देखेंगे स्टोमेटा के बारे में बता दें। स्टोमेटा जो होता है, पौधे के पत्तियों के निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा अगर अधिक मात्रा में है तो उतने ही अधिक मात्रा में क्या करेंगे, अधिक संख्या में है तो उतने ही मात्रा में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उतने ही मात्रा में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी रिलीज करेंगे। इस प्रकार आसानी से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। पत्ती की आकार मान लो खूब बड़ा है तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। चौड़ी है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। पत्ती की साइज छोटी हो गई तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा। ज़्यादातर देखेंगे पत्ती की छोटी साइज जो है, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मरुद्भिदी होते हैं, मरुस्थली प्लांट जो होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे बबूल है, नागफनी है, कैक्टस है, उनमें पत्तियां देखना कांटों में रूपांतरित हो जाती है या छोटे छोटे संरचनाओं में बदल जाती हैं। इसलिए भाई वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा ऐसी बात नहीं है, तना के द्वारा वो करते हैं, लेकिन पत्तियां जब छोटी होंगी तो पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइज के आधार पर हो गया। ठीक, इसके अतिरिक्त इसमें देखेंगे क्लोरोफिल की मात्रा। पत्ती के अंदर अगर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, क्लोरोफिल की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले टॉपिक के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आप लोग इसे बढ़िया से समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है।
इसमें जो भी इनके प्रभावित करने वाले कारक या महत्व है उससे संबंधित कभी न कभी तुम लोग क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।